नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षा विभाग के 2.5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने और शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रेस वार्ता के दौरान विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजनाओं से जुड़े विषयों पर भी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और संतुलित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहले आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत सौभाग्य से एक साथ पहली बार रूबरू होने का सौभाग्य मिला है। लगभग प्रमुख विषय अभी सचिव साहब ने जो अब तक हम जो पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया उस विषय में हम आपके सामने अवगत हो गए हैं। कुछ जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। आप ज़्यादातर ये शिकायत आती है कि शिक्षक नहीं हैं, बच्चे शिक्षक विहीन हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो युक्तिकरण किया, युक्तिकरण करने से एक बहुत बड़ी संख्या में जो अनबैलेंस था उसको बैलेंस करने की कोशिश किए हैं और अभी भी जहाँ कहीं कोई शिकायत आएगी उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। जहाँ जानकारी आ रही है उसको अपन चिन्हित कर रहे हैं और उन स्कूलों में फिर से हम प्रभावी ढंग से शिक्षा व्यवस्था हो उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि ये है कि हम लोगों ने अभी 2 साल में लगभग 10,000 लोगों का पदोन्नत किया, प्रमोशन किया। सब प्रकार के लोग आए उसमें, शिक्षक, सहायक शिक्षक, लेक्चरर, प्रिंसिपल, सभी प्रकार के शिक्षकों को हमने प्रमोशन किया है और काउंसलिंग पद्धति से प्रमोशन किया। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। कोई भी प्रमोशन न कहीं कोई आक्षेप लगा, आरोप लगा, न कोई मामला कोर्ट में गया। आप सबको तो विदित होगा कि इसके पहले जब 2018 में प्रमोशन हुए थे तो 5 जेडी उसमें सस्पेंड हो गए थे। लेकिन जो माननीय विश्वविद्यालय सुशासन की जो हम सरकार की बात करते हैं, ये सुशासन का बड़ा उदाहरण, अनुपम उदाहरण है कि 10,000 से ज़्यादा लोग पदोन्नत हुए और कहीं कोई किसी प्रकार का वाद विवाद या कोई कोर्ट का मामला नहीं आया, किसी प्रकार का आरोप आक्षेप नहीं लगा। एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, अभी जो हम बड़ा काम करने जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती कर रहे हैं। 5,000 अलग अलग स्तर पे हम शिक्षक भर्ती लेंगे, प्रक्रियाधीन है। उसके अलावा पहली बार छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन में सीपीटी के माध्यम से एग्ज़ाम होंगे। आप सबको ध्यान में है कि पहले आत्मानंद में भर्तियाँ होती थी। शुरू में ऐसा आरोप लगता था, समाचार पत्रों से हम पढ़ते थे कि शिक्षा विभाग का बाबू है अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगा दिया, कोई अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगा दिया, कोई किसी चहेते को लगा दिया। बाद में जब परसेंटेज बेस पे हुआ तो परसेंटेज में भी शिकायत है कि कई निजी विश्वविद्यालय से, कोई राजस्थान से, कोई किसी स्टेट से निजी विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र लेके आके परसेंट पे 92-93% लेके आके लोग नौकरी लग जाते थे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्तर गुणवत्ता की बात आती थी। तो हमने इस बार ऐसा किया कि एक निजी कंपनी को हमने हायर किया है और निजी कंपनी सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम लेगा। पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी, कोई लीकेज का प्रश्न नहीं है और 1 सप्ताह के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया हम कर देंगे। तो ये सुशासन, पारदर्शिता ये भी एक बड़ा उदाहरण हो सकता है कि पूरे देश में पहली बार स्कूलों में अगर कोई शिक्षक भर्ती होगी तो सीबीटी के माध्यम से हम भर्ती कर रहे हैं। अभी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ हम लोग लोगों में शिक्षक के साथ संस्कार भी हो, उसको भी हमने चिंतन किया। संस्कार में आप राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा, 3 मंत्र, चूँकि दीप मंत्र है, सरस्वती मंत्र है, गुरु मंत्र है, ये 3 मंत्रों का व्याख्यान बच्चे करें। साथ ही साथ जब भोजन के समय भोजन के प्रति एकात्मता रहे, सम्मान रहे, उसको ध्यान में रख के बच्चों के अंदर संस्कार के लिए भोजन मंत्र को किया। शाम को स्कूल छुट्टी के समय राजगीत को अनिवार्य किया। राजगीत के साथ साथ गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र के साथ शांति पाठ बच्चे करें। ऐसे संस्कार के लिए मंत्रों की व्यवस्था में किया जाए ताकि
उनके अंदर में एक संस्कार, विचार और एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चों के अंदर है, आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रहे, तो उसको हमने लागू किया। सैटरडे को जो अभी आपके सामने बताया कि बैकलेस डे हम कर रहे हैं। बैकलेस डे में जितने हमारे महापुरुष हैं, हमने लगभग प्रदेश के, देश के जो प्रमुख महापुरुष हैं, 30 के आसपास महापुरुषों का एक कैलेंडर हमने सारे जिलों को जारी किया है। उस कैलेंडर में हर महीने जिस महापुरुष का जन्म हो उसका वाचन होगा। स्कूलों में उस जिस महीने में पर्व होगा, स्थानीय पर्व होगा, त्यौहार होगा, वो त्यौहार को सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। लोकल खेलों को प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा जो दल गठन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हम लोग आने वाले समय में हमारे स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एनसीसी के जो माध्यम से और जो हमारे जो सेना के पूर्व अधिकारियों के माध्यम से उन बच्चों को आत्म सुरक्षा का भी प्रशिक्षण हम आने वाले समय में सैटरडे करेंगे। और हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में जहाँ पे स्काउट दल है, एनसीसी दल है, उन स्कूलों में अनिवार्य बैंड दल संचालित हो, ताकि बच्चों को संगीत, वादन, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी भी हम तैयारी करने वाले हैं। बरसात के बाद हम उसका करेंगे। अभी एक 25 को एक बड़ी बैठक हम रखे हैं और उस बैठक के बाद जितने हमारे पीटीआई हैं उनका एक विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि पीटीआई योग, खेल कूद, बैंड को, मार्च पास्ट और न्यूद्ध बोलना चाहिए, ये कराटे का जो कला है वो अनिवार्य रूप से सीखे, जिससे बच्चों में आत्म सुरक्षा का भाव हो, इम्यूनिटी पावर बढ़े और लोगों के अंदर का जो भय है वो समाप्त हो। खेल कूद भी साथ साथ हो, ताकि खेल में भी बच्चे आगे आए। ऐसा हम लोग पढ़ाई के साथ साथ उनका विचार परिवर्तन हो, वैचारिक रूप से, शांति के रूप में मंत्रोच्चार के माध्यम से और संगीत के माध्यम से विविध जो आयाम हैं शिक्षा के अलावा जो भविष्य उनके जीवन में आगे आए, उसको भी हम सब ले रहे हैं। ऐसा बाकी सब विषय माननीय हमारे सचिव साहब ने कहा। अगर आपके मन में कोई विषय हो तो बिल्कुल आप अपन वार्तालाप कर सकते हैं। झीरम कांड मामले में 13 साल बाद अब फैसले की घड़ी करीब आ गई है। 31 अगस्त को एनआईए की विशेष अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। फैसले से पहले कांग्रेस ने जांच की दिशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि झीरम कांड में राजनीतिक साजिश के एंगल से पूरी जांच नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, एसपी और आईजी जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। फैसले की तारीख नजदीक आते ही झीरम कांड को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब सभी की नजरें 31 अगस्त को आने वाले एनआईए की विशेष अदालत के फैसले पर टिकी है। झीरम की घटना पूरे देश के इतिहास में इतने सारे नेताओं की शहादत पहली बार हुई थी और जिस तरीके की घटना हुई उसको लेकर सब लोग उद्वेलित हुए थे। घटना की जांच एनआईए, पहले एक आयोग बनाया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट, अधूरी रिपोर्ट वहाँ सबमिट कर दी राज्यपाल के पास। राज्यपाल से आज तक रिपोर्ट पटल पे, विधानसभा के पटल पे नहीं रखी गई है। उसके बाद एनआईए की जांच हुई। एनआईए ने उसमें मांगा क्लोजर रिपोर्ट, पर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया। मुझे लगता है निर्णय इसका आने वाला है, पर अभी भी मुझे आशंका है कि लिपापोती होगी और उसका सच सामने नहीं आ पाएगा कि आखिर किन लोगों ने ये साजिशें रखी, किन लोगों ने हमारे शीर्ष नेताओं को, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला और तमाम 32 नेताओं की शहादत हुई थी। उसका सच सामने आना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे। बिलासपुर में बने खाबों बने रहियो 2.0 अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। टीम ने अलग अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस भी जारी किया। कार्यवाही के दौरान कमलेश जनरल स्टोर से औषधा देशी घी का नमूना जांच के लिए लिया गया। वहीं शिव गंगा नमकीन में 0 ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का दावा किया गया था। विभाग ने इसे भ्रामक विज्ञापन मानते हुए नमूना लिया और संबंधित संचालक को नोटिस जारी किया। इसके अलावा देवभोग मिल्क कोनी से दही और पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। विभाग ने साफ किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के सहयोग केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं
और शिकायतों को गंभीरता से सुना। विभिन्न मामलों की जानकारी लेने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, सहयोग केंद्र का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करना है। केंद्र में प्राप्त मामलों पर तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित विभागों और अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाई जाती है ताकि लंबित समस्याओं का उचित निराकरण किया जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समय पर समाधान होना जरूरी है। सहयोग केंद्र के माध्यम से आम लोगों और कार्यकर्ताओं को अपनी समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनके निराकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पार्टी कार्यालय में सहयोग केंद्र की स्थापना की गई है। आज मुझे भी इस सहयोग में पहली बार बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ हमारे प्रदेश महामंत्री पूर्व विधायक सम्माननीय नवीन मार्कंडे जी, सहयोग केंद्र के प्रभारी आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी उपस्थित रहे। आज लगभग 200 लोगों ने मुलाकात किया, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आए। लगभग 55 आवेदन प्राप्त हुआ। उन सभी आवेदनों को संबंधित मंत्रियों के पास, संबंधित विभागों के पास मैंने प्रेषित किया है और जो केंद्र सरकार से संबंधित जो समस्याएं हैं उसे मैं खुद संज्ञान में लूँगा। सभी आवेदनों को तुरंत कार्रवाई करते हुए निराकृत करने के लिए मैंने कहा है और जितने भी लोग आए थे पूरे प्रदेश भर से, उन सबके मन में एक उत्साह था, ऊर्जा थी और सबके मन में विश्वास था कि सहयोग केंद्र में जो लोग आते हैं उनका निराकरण होता है और निश्चित रूप से निराकरण होगा। मस्तूरी के जैतपुरी स्थित सरकारी गोदाम में गोवंश की लगातार मौत का आरोप सामने आया है। गौ सेवकों का दावा है कि क्षमता से अधिक गौवंश रखे जाने और पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण रोजाना कई गौवंश की मौत हो रही है। आरोप है कि बिलासपुर नगर निगम से लगातार गौवंश यहां भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या के अनुरूप चारा, उपचार और देखरेख की व्यवस्था नहीं है। गौ सेवकों ने विभागीय अधिकारियों की निगरानी पर भी सवाल उठाए हैं। गंभीर हालत में मिले कुछ गौवंश को उपचार के लिए बिलासपुर के गौ सेवा धाम भेजा गया है। गौ सेवक विपुल शर्मा ने मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही और गौधाम की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री से संज्ञान लेकर अनुभवी लोगों को गौधाम संचालन की जिम्मेदारी देने की अपील की है। आज हम मसूरी जिले मस्तूरी ब्लॉक के जैतपुर अकोला की स्थित एक गौधाम के सूचना मिली कि बड़ी संख्या पे यहाँ पे गौवंशों का वध कर देखा जा रहा है। अभी कुछ दूर में और है जहाँ पे अकाल वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हुई है, उसकी भी वीडियो हम बना रहे हैं। अब एक नन्हा सा बच्चा बस बचा हुआ है जो कि हम इसे बाहर निकाल देते हैं, जिसमें कि 3 गौवंश तो अभी वहाँ जीवित भी है जो कि मौत का इंतजार कर रही है, पर हम असमर्थ हैं उन्हें निकालने के लिए। बिलासपुर के चर्चित एनडीपीएस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र में 2925 क्लोनाजेपाम यानी रिवोट्रिल गोलियों की बरामदगी से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जिस पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कथित तौर पर देहाती नालिश दर्ज की और जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, उसी अधिकारी को मामले की जांच करने और चार्जशीट पेश करने की जिम्मेदारी कैसे दी गई। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर पुलिस से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला को फंसाने के लिए यह पूरा मामला साजिश के तहत बनाया गया। उनका कहना है कि कथित प्रतिबंधित दवाओं से भरा पॉलिथीन बैग महिला के पास से बरामद नहीं हुआ था। याचिका के मुताबिक करीब 14 साल के नाबालिग बच्चे को पतंग उड़ाते समय घर की छत पर यह बैग मिला था। बच्चे ने मोबाइल से दवाओं के बारे में जानकारी जुटाई और अपनी मां को बताया। परिवार का कहना है कि बैग को अनचाही वस्तु समझकर सीढ़ियों के पास कचरे की जगह रख दिया गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भरण पोषण से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होने मात्र से यह मान लेना उचित नहीं है कि उसकी आय अधिक है। भरण पोषण की राशि तय करते समय व्यक्ति की वास्तविक नौकरी, व्यवसाय और मौजूदा आमदनी को आधार बनाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने विवेक मोदी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश में बदलाव किया। कोर्ट ने डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे पति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 9,000 रुपए प्रति माह के भरण पोषण को घटाकर 5,000 रुपए प्रति माह कर दिया।
बिलासपुर के जिला अस्पताल में प्रसूता के इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही का गंभीर आरोप सामने आया है। तखतपुर निवासी पवन देवांगन ने कलेक्टर से शिकायत कर दोषी डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत के मुताबिक 27 जुलाई को पवन अपनी पत्नी ज्योति को प्रसव पीड़ा के बाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद ज्योति की तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पवन ने डॉक्टर के मित्तल का लाइसेंस रद्द करने और अस्पताल प्रबंधन पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है। सीएमएचओ को जांच टीम गठित कर पूरे मामले की जांच और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई और जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही होती है। बहुत डिटेल तो नहीं पता है। आज एक शिकायत मेरे पास आई है। जो पीड़िता है उनके पति जो है आकर के उन्होंने एक आवेदन दिया है, तो हमने सीएमएचओ मैडम को एक जांच टीम बना करके जो भी तथ्य हैं उसको जानने के लिए एक जांच टीम बनाने के निर्देश दिए। बिलासपुर में बकाया बिजली बिल को लेकर बिजली विभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है। शहर की 15 से ज्यादा जगहों की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसके चलते करीब 5000 स्ट्रीट लाइटें बंद हो गई हैं। वहीं अब सोमवार से सरकारी दफ्तरों पर भी कार्यवाही की तैयारी है। बिजली विभाग की कार्यवाही विनोबा नगर, विद्यानगर, सरकंडा समेत शहर के कई इलाकों में देखने को मिली। बकाया बिल जमा नहीं होने पर 15 से ज्यादा स्थानों की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे गए हैं। करीब 5000 स्ट्रीट लाइटें बंद होने से रात में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब विभाग की नज़र सरकारी कार्यालयों पर है। बिलासपुर संभाग के करीब 100 सरकारी कार्यालयों के 20,577 कनेक्शन बकाया सूची में हैं। विभाग का कहना है कि पुराने बकाये के साथ 3 महीने की अग्रिम राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटे जा सकते हैं। सबसे बड़ा बकाया नगर निगम पर बताया जा रहा है। निगम पर करीब 309 करोड़ 94 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। बकाया राशि के मामले में बिलासपुर रायपुर के बाद प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। स्ट्रीट लाइटों के बाद अब सरकारी कार्यालयों पर कार्यवाही की तैयारी से हड़कंप है। सोमवार से विभाग का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापपुर से सामने आ रही है। हाथी के हमले में ग्रामीण की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतक रामलाल के शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने एनएच जाम कर दिया है। पिछले 4 घंटे से एनएच पर चक्का जाम जारी है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर डटे हुए हैं। ग्रामीण लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिवार को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और हाथियों के मूवमेंट की जानकारी समय पर देने के लिए मजबूत व्यवस्था की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रतापपुर क्षेत्र में और प्रतापपुर क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाका है जो वनों से घिरे हुए हैं, वहाँ पर हाथी लगातार आ रहे हैं और हाथी की जानकारी वन विभाग को होने के बाद भी गाँव उनकी सूचना नहीं दे रहे हैं। और जो हाथी के द्वारा लगातार कई सैकड़ों ग्रामीण वासियों का उसे जान लिया, इसके बाद भी उसका सुरक्षा उसमें जो कॉलर आईडी लगता है वो सब नहीं लगाया गया। बहुत सारे मांग हुए, बहुत सारे हड़ताल हुए, इसके बाद भी विभाग के तरफ से किसी भी प्रकार के कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। लिम्बरू प्रोजेक्ट को भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। लिम्बरू प्रोजेक्ट में भी ऐसे हाथी जो मानव के साथ जो है उनका द्वंद्व में मानव का वध कर देते हैं, उनको चिन्हांकित करके लिम्बरू प्रोजेक्ट में भेजने का था, उसको भी शासन के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। मतलब शासन बिल्कुल निरंकुश है। शासन भी निरंकुश है और उनके जो अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, वो भी निरंकुश हैं, क्योंकि पहले जानकारी होने के बाद भी इनके पास व्यवस्था है। एक हाथी बचाओ दल भी है, लेकिन हाथी बचाओ दल में पैसा लगाते हैं, खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन वो हाथी बचाओ दल के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो गांव हाथी से प्रभावित है वहां पर एक तार फेंसिंग किया जाता है और वहां पर हाई मास्क लाइट लगाया जाता है। बहुत सारे गांव इससे पहले भी ग्रामीण के द्वारा मांग किया गया, लेकिन आज तक वहां पर जो है सबसे प्रभावित क्षेत्र हमारे सरहरी, सिंघरा, भरदा जो गांव है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन वहां आज तक सोलर फेंसिंग नहीं किया गया, ना तो हाई मास्क लाइट लगाया गया। तो जो भी ये कैजुअल्टी हो रहा है, जितने भी हमारे ग्रामीण जनों को, किसान जनों की मृत्यु हो रही है, ये विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है। और यहाँ के जो रेंजर हैं वो कभी यहाँ रहते नहीं हैं, वो हमें मुख्यालय, जबकि उनका ड्यूटी है कि उनको मुख्यालय में रहें, और गांव वाले को ड्यूटी कि रेंजर को तत्काल सस्पेंड किया जाए, कि पूरा लापरवाही उन्हीं का दिख रहा है। इसके बाद भी विभाग वाले लपेटने में लगे हैं।
वो अधिकारी जो रेंजर हैं वो आ नहीं रहे हैं, ग्रामीण से बात नहीं कर रहे हैं। घटना होने से पहले ग्रामीण उनको फ़ोन किए कि हमारा मदद कीजिए, गाड़ी दीजिए, पीएम कराइए, लेकिन उनके द्वारा उनका जो बिहेव था, फ़ोन से बात करने का तरीका था, बिल्कुल गलत था। और उसका भी मैं निंदा करता हूँ कि गाँव वालों के समक्ष जो है एक अधिकारियों का एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो ये हमारा जो मांग है, जो 3-4-5 प्रकार के मांग है, इनके द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है, उस आश्वासन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग आश्वासन दिए और आश्वासन देने के बाद वो लोग भूल जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए हमारा मांग है कि एक आदमी को जो दैनिक मजदूर भुगतान जो उसके परिवार के हैं, क्योंकि जिस आदमी का डेथ हुआ है वो अपने घर के कर्ता थे, और कर्ता की यदि मृत्यु हो गई है तो उसके सबसे जो बड़े पुत्र हैं उनको जो मजदूर के रूप में या दैनिक मजदूर के रूप में उसको तत्काल दिया जाए। और यहाँ पे जो हमारा ग्रामीण जनता, एक कल की घटना है, ग्राम पंचायत सिंगरा, जनपद पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का मामला है। साथियों, यह लगभग 5 बजे हाथी ने आया और हम रामलाल जाति गोंड है, उसको उसका घर भी तोड़ दिया और उसका हत्या भी कर दिया। आप देख सकते हैं सामने में। अब यहाँ लगातार आए दिन पूरे सरगुजा संभाग में लोगों को, आदमियों को हत्या कर रहे हैं हाथी के माध्यम से, उनका घरों को धसका रहा है, फसल खा रहा है। इनका सही तरीके से मुआवजा भी नहीं दे पाते हैं हमारे वन विभाग कर्मचारियों ने। इनके साथ शासन ने 2-2, 3-3 गाड़ियाँ दिया है लोकेशन बताने के लिए पब्लिक को, लेकिन उन्होंने घर से निकलते नहीं, लोगों को बताते नहीं। ऐसे हमारे अल्लाह अधिकारी वन विभाग कर्मचारी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो उच्च अधिकारी है सूरजपुर से, जो डीएफओ साहब हैं, वो तत्काल आएँ, क्योंकि यहाँ पे पौड़ी मोड़ में हमारा ग्रामीण जनता के माध्यम से चक्का जाम कर दिया गया है। और चक्का जाम आज ही नहीं हुआ है, ये चक्का जाम कई बार हुआ है हाथी के संबंधित, लेकिन शासन में बैठे जो मंत्री या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, यहाँ या तो कोई भी विभागीय मंत्री हो या यहाँ के विधायक हो या सत्ता शासन में जो बैठे हैं, वो गरीबों का जो परेशानी का जो हो रहा है, इसका कोई समाधान करने के लिए आज तक एक भी ना लोकसभा में लाए हैं ना तो ही विधानसभा में लाए हैं, जबकि हाथी आए दिन लोगों को मार रहा है। अब इसी का मांग हम लोग 11 नंबर में भी किए थे। 11 नंबर में लोगों ग्रामीणों ने लगभग 18 घंटा जाम किए थे पिछले 2-3 साल, और इसके बाद हर रोड में हो रहा है। आज इसी तरीके से जैसे ये लिख के दिए हैं कि हम पीड़ित परिवार को नौकरी देंगे, ऐसे ही चक्का जाम किए थे तो लोग आके जैसे डीएफओ साहब हो गया या लोकल अधिकारी आके वो लोग बोलते हैं कि हम नौकरी देंगे, और आज तक ये महिला हैं, पीड़ित परिवार हैं, इनको झूठा बोलकर ऐसे चक्का जाम को समाप्त करवाते हैं। अब आए दिन हाथी में हम लोग को मार दिया जाता है। अब ऐसे लोग हम लोग आते हैं रोड में, अब आके अधिकारी लोग झूठ बोल के चले जाते हैं। अब आते हैं, वो कहते हैं कि आपको नौकरी देंगे और पैसा भी देंगे बढ़ाकर, जबकि मौजा खेती खाता है उसका भी मौजा नहीं मिलता है। और हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम 7 लाख में क्या होगा, 7 लाख का हम लोग का जीवन है क्या? शासन प्रशासन को हम लोग बोलना चाहते हैं कि आपका जीवन सिर्फ 7 लाख का है का? 7 करोड़ नहीं, 7 अरब से भी ज्यादा होगा हमारे जीवन। इसलिए इस मुद्दा को समझते हुए शासन प्रशासन को कठोर शब्द उठाना चाहिए और कठोर निर्णय लेना चाहिए, जबकि ऐसा घटना घटता है, ऐसा घटना घटने से कुछ कम हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ऑन बेल टीवी।